हेलो हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट वाले सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट यूनिट है नाटक। और नाटक में हम पढ़ने वाले हैं आज सिंदूर की होली। तो सिंदूर की होली नामक जो नाटक है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य यहाँ पर होंगे, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, वो सब इसमें हमको मिल जाएगा। भूमिका वगैरह सब कुछ हम कंप्लीट पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी रहेगी। तो सिंदूर की होली नामक जो नाटक है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। आग आप अगर सिलेबस अपना उठा करके देखेंगे तो वहाँ पर आपको लक्ष्मी नारायण लाल लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा-सा आपको याद रखना पड़ेगा, ये मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है, एक जैसा नाम है, इसलिए थोड़ा-सा यहाँ पर सिलेबस में मिस्टेक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। ये नाटक 3 अंकों में लिखा गया है, ठीक है? सिंदूर की होली में वैसे भी 3 ही शब्द हैं, सिंदूर की होली, और ये 3 ही अंकों में लिखा गया है, तो ऐसे भी करके आप याद रख सकते हो। 1934 इसका प्रकाशन वर्ष है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, इब्सन, बर्नार्ड शॉ इत्यादि पश्चिमी विचारकों से प्रभावित हिंदी में समस्या नाटक के महत्वपूर्ण लेखक हैं। यानी कि ये जो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, समस्या नाटकों पर आधारित इनके नाटक होते थे। समस्यात्मक नाटक ये लिखते थे, ये ध्यान रखना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, और जो पश्चिमी विचारक हैं उनका नाम यहाँ पर आया है इब्सन और बर्नार्ड शॉ। ठीक है, इनसे ये काफी हद तक प्रभावित थे, ये ध्यान रखना है। इसकी भूमिका हम देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि इस नाटक की जो भूमिका है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने नहीं, बल्कि राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है। राम प्रसाद त्रिपाठी जी लिखते हैं, प्रस्तुत नाटक के रचयिता श्री लक्ष्मी नारायण जी इब्सन, बर्नार्ड शॉ आदि नाटककारों के विचारों और भावनाओं से प्रेरित होकर हिंदी नाट्य साहित्य में नवीन धारा का प्रचार करने की चेष्टा कर रहे हैं। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के बारे में इन्होंने राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने बताया है। मिश्र जी ने बुद्धिवाद से प्रेरित होकर ये नाटक लिखा। यह एक समस्या नाटक है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये तथ्य है, मिश्र जी ने बुद्धिवाद से प्रेरित होकर, ठीक है, बुद्धिवाद से प्रेरित होकर के नाटक लिखा है, और यह एक समस्या नाटक है। ये रामप्रसाद त्रिपाठी जी ने बताया है। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 3 अंकों में विभाजित है, सभी के अंक भाग आपको याद रखने हैं। इसमें तत्कालीन नारी समस्याओं का चित्रण किया गया है। ठीक है, इसमें नारी समस्याओं का चित्रण किया गया है, ये ध्यान रखना। जिसमें नारी देह पुनर्विवाद एवं वैधव्य की समस्या पर भी प्रकाश डाला गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जिसमें नारी देह पुनर्विवाद एवं पुनर्विवाह, ठीक है, पुनर्विवाह एवं वैधव्य की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। वैधव्य आप समझते ही होंगे। इसमें मिश्र जी द्वारा प्रेम कला एवं साहित्य का खूबसूरत अंतर्द्वंद का चित्रण भी किया गया है। प्रत्येक पात्र का अपना अपना व्यक्तित्व है। प्रत्येक की भावना और व्यक्तित्व का चित्रण सहानुभूति पूर्वक किया गया है। इसमें भावुकता के भीतर बुद्धिवाद का पक्ष लिया गया है, तथा सामाजिक वैषम्य को पृष्ठभूमि में नारी और पुरुष के संबंधों का चित्रण भी किया गया है। तो इसमें जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो याद रख लेना, और राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने लिखी है, ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको ज़रूर याद रखना। इसका सारांश देख लेते हैं। ये तो हम देख ही चुके हैं कि इसके अंदर 3 अंक हैं, ठीक है? इसमें कितने हैं? 3 अंक हैं, और इन 3 अंकों में पहला जो अंक है, उसमें क्या चीज़ें दी गई हैं? पहले अंक में, नाटक के पहले अंक में ही सभी महत्वपूर्ण पात्रों का परिचय मिल जाता है, ठीक है? नाटक के पहले अंक में ही सभी महत्वपूर्ण पात्रों का परिचय मिल गया है। इस अंक में रजनीकांत नामक युवक की हत्या की सुपारी लेकर जमींदार भगवत सिंह के साथ हरनंदन सिंह पहुंचता है। ये पात्रों के नाम जो-जो यहाँ पर आ रहे हैं वो आपको अच्छे से देख लेने हैं। इस अंक में रजनीकांत नामक युवक की हत्या हो जाती है, हत्या होती है। हत्या की सुपारी सुपारी लेकर के जमींदार भगवत सिंह के साथ हरनंदन सिंह पहुंचता है। शुरू में डिप्टी कलेक्टर जो है ये घूस लेकर उन्हें आपस में समझौता करने एवं स्वयं रजनीकांत को समझा बुझा देने का सुझाव देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिश्वतखोरी है उस पर भी अ, लेखक ने क्या किया है, व्यंग्य किया है कि जो डिप्टी कलेक्टर हैं वो रिश्वत ले लेते हैं और उन्हें आपस में समझौता करने के लिए इस बात को दबा देने की बात करते हैं। आगे रजनीकांत भगवत सिंह के ही वंश से था, जिसका जमीनी विवाद उससे रहा था।
भगवत सिंह रजनीकांत की लगानबंदी पर भाषणबाजी करता है एवं उसकी सक्रियता से चढ़ा हुआ है। ठीक है? भगवत सिंह रजनीकांत की लगानबंदी पर भाषणबाजी जो वो करता है और उसकी सक्रियता से चढ़ा हुआ और उसे जान से मार देना चाहता है। कौन मार देना चाहता है? तो भगवत सिंह है जो रजनीकांत को जान से मार देना चाहता है, ये ध्यान रखना। आगे जब तक मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर सुझाव दे रहा था, तब तक उसने अपने गुंडों से रजनीकांत को मरवा दिया था। जब तक मुरारी लाल यानी कि जो डिप्टी कलेक्टर है, वो सुझाव दे ही रहा था कि तुम दोनों आपस में समझौता कर लो, तब तक भगवत सिंह ने क्या किया, अपने गुंडों को सुपारी देकर के रजनीकांत को मरवा भी दिया। हत्या की बात पर मुरारी लाल आग बबूला हो जाता है, लेकिन शीघ्र ही इस घटना पर 4 गुना घूस यानी कि अब वो और भी बढ़ कर के घूस लेता है और कितनी घूस लेता है ये भी आपको याद रखना है, तो 4 गुना लेता है, ठीक है? इस तरह के प्रश्न हैं जो आपके सत्य-असत्य में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको ज़रूर याद रख लेना। जो मुरारी लाल है, जो डिप्टी कलेक्टर है, अब वो और भी जितना बड़ा क्राइम है, उतना ही बड़ा जो है रिश्वत है ना? उतनी ही बड़ी यहाँ पर रिश्वत ली जाती है, जो कि हमेशा से होता ही आया है, वही लेखक ने यहाँ पर बताया है। वह भगवत सिंह और उसके बीच दलाली करा रहे अपने मुंशी माहिर अली से कहता है, "हम लोग मनुष्य और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते हैं।" ठीक है? ये बताया गया है इसमें, जो डिप्टी कलेक्टर है, उसे मामले को सुलझाने की बजाय या फिर गलत है उसको सही करने की बजाय, किसी को न्याय दिलाने की बजाय वो खुद ये कहता है, अपने मुंशी माहिर अली से कहता है कि हम लोग मनुष्य और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते हैं। हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। यही बुराई है और इसीलिए सब हो रहा है। आगे इस अंक में चंद्रकला और मनोरमा के मध्य कला और शिक्षा को लेकर भी संवाद होता है। प्रेम के दर्शन पर चर्चा हुई है और ये प्रतीत होता है कि चंद्रकला जो कि मुरारी लाल की पुत्री है डिप्टी कलेक्टर की, ये रजनीकांत से प्रेम कर बैठी थी। इसी अंक में कानून और कला को लेकर मनोरमा संग मुरारी लाल का संवाद भी होता है। आगे इसमें दूसरा अंक आता है। पहले अंक में जितनी भी चीजें घटित हुई हैं वो सब आपको याद रखनी है। दूसरे अंक में क्या होता है, इस अंक में मनोरमा और मनोज शंकर के मध्य प्रेम आत्मीयता को लेकर के संवाद है, जिसमें पुरुष के रोग और विधवा वैधव्य को लेकर के बातचीत इसमें की गई है। मुरारी लाल और मनोज शंकर के मध्य संबंधों में खटास प्रतीत होती है। इस अंक में ये भी दिखाया गया है कि पाश्चात्य चिकित्सा बढ़ते मानसिक विकार को लेकर अब भी पिछड़ी हुई है। ये जो पाश्चात्य चिकित्सा है वो बढ़ते हुए मानसिक विकार को लेकर, अगर किसी को मेंटली रूप से कोई बीमार है, कोई किसी को मन की समस्या है यानी कि मानसिक विकार से संबंधित है, तो पाश्चात्य चिकित्सा उसमें कुछ नहीं कर सकती है। मनोज शंकर और डॉक्टर के संवाद से इसका क्या चलता है, पता चलता है, तो ये भी याद रखना है। आगे हमारा तीसरा अंक आता है। तीसरे अंक में क्या होता है, चंद्रकला रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग भरती है। रजनीकांत जो कि मरवा दिया जाता है, जिसकी हत्या कर दी जाती है, उसके हाथों से ही अपनी मांग भरती है। जहां बहस में मनोरमा उसे अंग्रेजी आत्मा और भारतीय आत्मा का फर्क समझाती है। इसी अंक में मनोज शंकर को अपने पिता के हत्यारे का पता चलता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसे पालने वाला मुरारी लाल ही था। मुरारी लाल चंद रुपयों के लिए मनोज शंकर के पिता और अपने मित्र की नाव से ढकेलकर हत्या कर देता है, जिस कारण वह अकेला रह जाता है। तो यहाँ पर ये जो घटनाएँ घटित हुई हैं, इनको अच्छे से आप एक बार पढ़ लेना। आगे है मुख्य पात्र देखते हैं, मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर जो स्वभाव से भ्रष्ट, धोखेबाज और चरित्रहीन है। वो पैसों के लिए अपने मित्र एवं एक निर्दोष युवक की हत्या कर देता है। रजनीकांत ये ईमानदार, निर्भीक और कर्तव्यनिष्ठ पात्र है, जिसके ना होते हुए भी पूरा नाटक इसी के केंद्र पर घूमता है। चंद्रकला इससे प्रेम करती है, ये ध्यान रखना है। आगे है मनोरमा। मनोरमा विधवा वैधत्व को झेल रही तर्कशील नारी पात्र है। ये विधवा है, बाल विधवा है मनोरमा। ये कला की पुजारी है और संपूर्ण नाटक में मिश्र जी ने इसी पात्र के द्वारा यानी कि मनोरमा के द्वारा ही पश्चिमी भारतीय सभ्यता में अंतर के साथ प्रेम, विवाह, तलाक, कला, शिक्षा और कानून का संवाद भी करवाया है। मनोज शंकर ये बांसुरी बजाता रहता है और पिता की मौत के कारणों को ना जान पाने के कारण ये मानसिक रूप से विक्षिप्त सा रहता है। मनोज भी तर्कशील प्राणी है। ठीक है? इसके पिता की मौत जो कि मुरारी लाल खुद करवा देता है नाव से ढकेल करके। ठीक है?
लेकिन इसको तब तक नहीं पता चलता है और ये मानसिक रूप से क्या है, पागल-सा हो जाता है मनोज शंकर। आगे है चंद्रकला, मुरारी लाल की पुत्री है जिसे रजनीकांत से पहली नज़र में प्रेम होता है। रजनीकांत की मृत्यु पर वह क्षोभ से भर उठती है और मरणासन्न पड़े रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भर लेती है। अपनी भावुकता के आवेश में वह मनोरमा के वैधव्य से अपने वैधव्य को बहुत ऊंचा बताती है। ठीक है, अपनी भावुकता के आवेश में वह मनोरमा के वैधव्य से, मनोरमा जो कि रजनीकांत की कौन है, पत्नी है, और मनोरमा के वैधव्य से अपने वैधव्य को ऊंचा बताती है। चंद्रकला आधुनिक विचारों की युवती है जिसे सामाजिक रूढ़ियों का बंधन अस्वीकार है। वह तथ्यों से ज्यादा भावनाओं के महत्व की पक्षधर है। आगे है भगवत सिंह, ये जमींदार है जो कि रजनीकांत की हत्या करवाता है और उसका सहायक भी रहता है। हरनंदन, ये रजनीकांत की हत्या में ये भी सहायक होता है। नेक्स्ट है डॉक्टर, चंद्रकला के बीमार पड़ने पर आता है। इलाज को लेकर के मनोज शंकर से उसकी हल्की बहस भी हो जाती है। गौण पात्रों में माहिर अली है जो कि मुंशी है और हरनंदन व कुछ और जन इसमें गौण पात्रों में आते हैं। प्रमुख उद्धरण अगर इसके हम देखें तो आजकल का कानून ही ऐसा है, ये मुरारी लाल माहिर अली से कहता है। आजकल का कानून ही ऐसा है कि इसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है, सजा केवल उसको दी जाती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता है। बस यही कानून है। हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते हैं। हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। यही बुराई है और इसीलिए सब कुछ हो रहा है। और वो ये भी कहता है कि जो सब कुछ हो रहा है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है बल्कि ऊपर से ही सब कुछ हो रहा है। तो मुरारी लाल किससे कहता है, जो मुंशी है उससे, माहिर अली से ये बातें बोलता है। आगे है कला का आधार है विश्वास और शिक्षा का संदेह। कला का आधार है विश्वास और शिक्षा का संदेह। इन दोनों को एक ही साथ रख देना दो शत्रुओं को बांध कर एक साथ समुद्र में फेंक देने के बराबर है। ये कौन कहती है, मनोरमा कहती है चंद्रकला से। कला का आधार विश्वास और शिक्षा का संदेह है। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे इसका मतलब कि कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में उगेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं उगेगा। ये किससे कहती है, मनोरमा चंद्रकला से बताती है। आगे संसार की सीधी भाषा में जिस चीज को लोग सुख समझते हैं वह तो मुझे यही 2 महीनों से मिल रहा है। समय पर स्वादिष्ट भोजन और सुख की नींद, सुंदर वस्त्र, संसार का सुख तो इन्हीं 3 वस्तुओं में सीमित है। यानी कि जो भोजन है, नींद है और वस्त्र है, इन तीनों को सबसे बढ़कर के यहाँ पर जो लेखक है उसके द्वारा बताया गया है। और ये मनोरमा कहती है, किससे, मुरारी लाल से कहती है जो कि डिप्टी कलेक्टर है। और मनोरमा कौन है, अभी हमने ऊपर देखा था। इन पात्रों को अच्छे से याद रख लेना है ना, बार-बार पूछे जाते हैं। आगे कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती। गुलाब खिल रहा था, बसंत आ रहा था। आधी रात को पूर्णमासी का चंद्रमा धरती की ओर देख रहा था। उसे देखकर मेरी कल्पना और भावना उत्तेजित हो उठी। मैंने उसका चित्र बना दिया। ये मनोरमा मुरारी लाल से कहती है। आगे है दूसरा अंक, ये पहले अंक के सारे कथन थे। दूसरे अंक में क्या आता है, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ ही साथ इसका भी विकास हुआ होगा। ठीक है, ये मनोरमा किससे कहती है, मनोज शंकर से कहती है। आगे है यह विधवा आप नहीं जानते, यह शायद जानते भी हैं। अग्नि है, हलाल है, कोई भी पुरुष उसे छूकर या पीकर जी नहीं सकता। उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा था। ये जो लाइन है ना वो बार-बार पूछी जाती है। मैंने उसका हाथ इसलिए नहीं पकड़ा था कि मैं उसे स्त्री बनाऊँगा। उसका हाथ तो मैंने इसलिए पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूँगा। ये मनोज शंकर कहता है किससे, मुरारी लाल से। आगे किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर वीरता और महानता से बढ़कर महानता है। यदि यह मुझसे संभव हो सके तब तो मैं समझूंगा कि मैं अपने से बड़ा हूँ, मनुष्य से बड़ा हूँ। ये मनोज शंकर किससे कहता है, मुरारी लाल से कहता है, यानी कि अपने पिता के हत्यारे से ही कहता है। आगे स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया था। स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया है। ये मनोज शंकर किससे कहता है, मुरारी लाल से कहता है। कवि और गायक भावुक जीव होते हैं। आप सुई देना कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। ये डॉक्टर किससे कहता है, मनोज शंकर से कहता है। आगे मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में आज से कहीं अधिक स्वस्थ था।
इसलिए कि तब डॉक्टर नहीं थे, मनुष्य था और शक्ति और जीवन का केंद्र प्रकृति थी। ये मनोज शंकर डॉक्टर से कहता है और यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो लेखक है, लेखक ने यहाँ पर प्रकृति को बहुत ही इम्पोर्टेंट आधार बताया है मनुष्य के जीने के लिए या फिर उसके स्वास्थ्य के लिए प्रकृति कितना ज़रूरी है। आगे आप अपने कपड़ों में भूल गए हैं, नहीं तो जिसे आप सभ्यता कहते हैं, उसके साथ ही साथ विकार और बुराइयाँ भी बढ़ी हैं। ठीक है? आप अपने कपड़ों में ये भूल गए हैं, नहीं तो जिसे आप सभ्यता कहते हैं ना, उसके साथ ही साथ विकार और बुराइयाँ भी बहुत बढ़ी हैं। ये मनोज शंकर किससे कहता है? डॉक्टर से कहता है। आगे यहाँ देहातों में अधिकांश रोग पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से अच्छे किए जाते हैं। इन चीजों का प्रभाव सीधा मस्तिष्क पर होता है। रोगी की इच्छा शक्ति जाग जाती है और प्रकृति की शक्तियों को काम करने का अवसर मिलता है। ये मनोज शंकर कहता है डॉक्टर से। यहाँ पर प्रकृति तो इम्पोर्टेंट है ही, बल्कि एक चीज जो इम्पोर्टेंट होती है, हमारे अंदर की जो इच्छा शक्ति है ना? अगर हम अपने मन में ये ठान लें कि हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो हम वाक़ई में बीमार ना होते हुए भी बीमार हो जाते हैं। और हम बीमार होते हुए भी अगर हम अपने मन में ये ठान लें कि हमें को कुछ नहीं हुआ है और फिर भी अपने काम करते रहें, तो जो प्रकृति है ना, वो अपना काम करती रहती है और धीरे-धीरे हम ठीक भी होने लगते हैं। ठीक है? तो ये लेखक ने कहा है, लेकिन किसके द्वारा कहलवाया? मनोज शंकर डॉक्टर से कहता है। आगे विधवा विवाह हो रहा है, लेकिन वैधव्य कहाँ मिट रहा है। समाज इस आग को बुझा नहीं सकता, इसलिए उसे अपने छज्जे से उठाकर अपनी नींव में रख रहा है। तुम्हारे सुधारक, राजनीतिक, कवि, लेखक, उपन्यासकार, नाटककार सभी विधवा के आंसुओं में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये किससे कहती है? मनोरमा मनोज शंकर से कहती है। नेक्स्ट है, विधवाओं के उद्धार के नाम पर यह आंदोलन पुरुषों ने उठाया है। ये विधवाओं के उद्धार के नाम पर ये जो आंदोलन है, वो पुरुषों ने उठाया है अपने उद्धार के लिए। किसी प्रकृत विधवा से पूछो जो अभी तक पुरुषों के विषैले वातावरण में ना आई हो, देखो उसकी दृष्टि पृथ्वी में गड़ जाती है या नहीं। ये मनोरमा किससे कहती है? मनोज शंकर से कहती है। स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, क्या पूर्व क्या पश्चिम, क्या देश क्या विदेश। ये चंद्रकला किससे कहती है? मनोरमा से कहती है। नेक्स्ट है, रोटी और कपड़े के प्रश्न को लेकर जो भी आपके पेपर में पंक्तियाँ जो पूछी जाती हैं ना, वो सब यहीं से आती हैं, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं, वो हम बता रहे हैं। अगर सारे जो गद्य-पद्य हैं, अगर आप पूरा मूल किताब से पूरा का पूरा पढ़ने लगेंगे ना, तो आपको बहुत टाइम भी लग जाएगा और 6 महीने में आप अपना पूरा सिलेबस नहीं कर पाएँगे और ना ही प्रैक्टिस हो पाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, वही मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है? रोटी और कपड़े के प्रश्न को लेकर स्त्रीत्व की मर्यादा बिगड़ गई। हमारा स्त्रियों का निर्माण भी उन्हीं उपकरणों से हुआ है, जिनसे पुरुषों का हुआ है, लेकिन तब भी हम पुरुषों की गुलामी में सदैव से चली आ रही हैं। ये चंद्रकला किससे कहती है? मनोरमा से कहती है। आगे, मेरे भीतर आज चिरंतन नारीत्व का उदय हुआ है। मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है और तुम कहती हो कि मुझे उन्माद हो रहा है। मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हूँ। ये चंद्रकला किससे कहती है? तो ये भी मनोरमा से ही कहती है। पुरुष बली है, सब तरह से बली रहेगा। मैं द्वंद्व में विश्वास नहीं करती। स्त्री ने स्वयं अपना नरक बनाया है, पुरुष उसके लिए दोषी नहीं है। हमने कभी अपनी आत्मा की पुकार सुनी ही नहीं। तुम्हारा पात्र विधवापन तो रूढ़ियों का विधवापन है, वेद मंत्रों का और ब्रह्म भोज का। जिस पुरुष को तुमने देखा नहीं, जिसकी कोई धारणा तुम्हें नहीं है, जिसकी कोई स्मृति तुम्हारी आत्मा को हिला नहीं सकी, उसका वैधव्य कैसा है ना? ये सब चीजें आपने पहले देखा होगा, आजकल तो खैर नहीं है। लेकिन जिस वक़्त ये रचना लिखी गई थी 1934 ईस्वी में, तो उस समय यही था। हमारे जो देश में विधवा का किस तरीके से आपने फ़िल्मों में या अलग-अलग नाटकों में इस तरह से जो पिछले समय की जो चीज़ें हैं ना, वो दिखाई जाती हैं और आप ज़रूर जानते होंगे कि विधवा को किस तरह से तकलीफ़ दी जाती थी, है ना? ठीक से ना खाने दिया जाता और उसको कितना हेय दृष्टि से देखा जाता था। भई उसमें उसकी क्या गलती थी? तो ये चंद्रकला किससे कहती है? मनोरमा से कहती है। आगे, भावुकता और विक्षोभ के अवसर पर निकले हुए शब्द संस्कारों की मर्यादा इस तरह नहीं मिटा सकते और इसलिए कि आदर्श उनका आधार नहीं होता, परीक्षा की आंच में ठहर भी नहीं सकते। ये मनोरमा कहती है चंद्रकला से। भावुकता और विक्षोभ के अवसर पर निकले हुए शब्द संस्कारों की मर्यादा इस तरह नहीं मिटा सकते हैं और इसलिए कि आदर्श उनका आधार नहीं होता है। हमारे यहाँ तो आत्मा अनादि और अनंत है। आजकल के जिन लोगों को अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा मिल गई है, हमारे यहाँ वे भी आत्मा को खिलौना बना रहे हैं। वे भी कहने लगे हैं अपनी पुरानी आत्मा को मार डालो, बदल डालो, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। ये मनोरमा किससे कहती है? चंद्रकला से कहती है।
इसमें मोस्टली जो कथन है वो मनोरमा और चंद्रकला के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो ये हमारा सिंदूर की होली नामक जो नाटक है वो कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और साथ में बताया करो कि कमेंट में आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।